गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी पहली रिवीजन क्लास है। दिस इज़ क्लासरूम रिवीजन। क्लासरूम रिवीजन का मतलब क्या है कि मैंने जो तुम लोगों को फुल चैप्टर पढ़ाया, इतने सारे हम लोगों ने बुक में नोट्स लिखे, पूरा फुल 100% उसी नोट्स को देख के हम रिवाइज कर रहे हैं। हम किसी शॉर्ट नोट से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम फुल डिटेल को ही देख के रिवीजन कर रहे हैं। तो इसीलिए इस रिवीजन में कवरेज बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर 1 को मुझे पढ़ाने में 7 क्लासेस लगे थे। मैं इंट्रोडक्शन को छोड़ के बोल रहा हूँ, पहली क्लास तो इंट्रोडक्शन होती है, उसको छोड़ने के बाद 7 क्लासेस लगे थे। और ये पूरा चैप्टर आज एक क्लास में रिवाइज होगा 2 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इधर एज सून एज यू स्टार्ट दिस चैप्टर यू नो कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, क्या काम का है, क्या नहीं काम का है। रिवीजन करते वक्त तुमको अपना माइंड बहुत हाई ऑर्बिट पे रखना पड़ेगा। रिवीजन क्लास इज़ नॉट अ नॉर्मल क्लास, ये पहले समझ लो। नॉर्मल क्लास में क्या होता है, 2 घंटे के अंदर बहुत कम टॉपिक्स बोली जाती हैं, समझाना बहुत पड़ता है, याद कम कराना पड़ता है, तो स्टूडेंट रिलैक्स होके सुनता है। लेकिन रिवीजन क्लास में क्या होता है, समझाना तो मकसद है ही नहीं, समझ तो हम लोग पहले से सकें। क्लासरूम रिवीजन का मतलब क्या है कि मैं अपने क्लास स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन करा रहा हूँ, जिनको मैं ऑलरेडी हर चीज़ समझा चुका हूँ, जिनके पास ऑलरेडी ये सब बुक में बनाया हुआ है। ठीक है, तो समझाना तो पर्पस है ही नहीं। पर्पस क्या है, मेमोराइज करना, कि एक झटके में पूरा सरासर मेमोराइज हो जाए, यही तो मकसद है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा टॉपिक्स एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो तुम्हारा ब्रेन जो है ना फटीग आ जाएगा। मतलब आफ्टर 30 मिनट्स तुम थक जाओगे, मेंटली फटीग आ जाएगा। तो वो तुम पहले से तैयार रहो कि बॉस ये थोड़ा सा 2 घंटा बहुत हाई पावर होने वाला है। अपने आप को, अपने माइंड को तैयार कर लो कि एकदम ये नॉर्मल क्लास की तरह नहीं है, इसमें थकान आएगी। तो हम लोग बीच बीच में क्या करते रहेंगे, मैं 1 मिनट का पॉज ले लूँगा और फिर माथा क्लियर करके फिर रिवीजन। मकसद इसका क्या है, लर्न करना। पर्पस क्या है, समझाना पर्पस है ही नहीं, चैप्टर तो पढ़ाया हुआ है मेरा, एक ही पर्पस है, क्या है, लर्न करना सारा डेटा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब तुम ये टॉपिक देखते हो, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये मैं लाइन बाय लाइन चालू कर रहा हूँ, पहुँच गए। ये देखो चैप्टर 1 इनकॉर्पोरेशन एंड ओपीसी। नाम इनकॉर्पोरेशन ओपीसी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स पढ़ने में। उसके बाद जाके आता है इनकॉर्पोरेशन एंड देन आता है ओपीसी। तो इनकॉर्पोरेशन और ओपीसी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है, टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ ऑफिसर पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स है, तो एकदम लाइन से चालू करेंगे। सेक्शन 1, द मोमेंट यू ओपन सेक्शन 1 यू नो कि इसके अंदर का कंटेंट क्या है। मैं फटाफट बोल देता हूँ। सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 जो आप बोलते हो वो शॉर्ट टाइटल है। लॉन्ग टाइटल क्या है, एन एक्ट टू CA कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, ये हो गया शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल। एक्सटेंट, होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट, इसका मेन कमेंसमेंट का जो डेट है ना वो तो है 1 अप्रैल 2014, लेकिन एक डेट नहीं है, बहुत सारे डेट्स पे कमेंस हुआ था। इनफैक्ट सितंबर 2013 में भी थोड़े बहुत सेक्शन आ गए थे, पर मेनली ये चालू हुआ था 1 अप्रैल 14 से, और अलग अलग डेट्स है, एक सिंगल डेट नहीं है। एप्लीकेबिलिटी, इट अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। जो कंपनीज प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है उन पे भी अप्लाई करता है, जो नया बनेगा उन पे भी अप्लाई करता है, और जो स्पेशल टाइप की कंपनी होती है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, उन पर भी अप्लाई करेगा। लेकिन एक बात आप ख्याल रखना, जो स्पेशल टाइप की कंपनीज होती है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उनके ऊपर स्पेशल बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ, इलेक्ट्रिसिटी लॉज भी होते हैं। तो उन लॉज में, उन स्पेशल लॉज में और कंपनीज एक्ट में अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कौन जीतेगा, स्पेशल लॉ। एक बैंकिंग कंपनी जैसे ICICI बैंक लिमिटेड, नाम तो सुना है ICICI बैंक लिमिटेड, तो जो ICICI बैंक है ये सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा, बैंकिंग एक्ट को देगा कि कंपनीज एक्ट को देगा, बैंकिंग एक्ट को देगा। तो वही बात इसमें बोली हुई है। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। अच्छा, मैंने इसमें ना कुछ सेक्शन नंबर को स्टार किया, याद करेंगे फटाफट। एक बार मेरे को बताओ तो, ओपीसी का सेक्शन नंबर क्या है, 2 का 62, प्राइवेट कंपनी का 2 का 68, पब्लिक कंपनी का 2 का 71। वेरी गुड। अच्छा, सब होल्डिंग वगैरह का याद नहीं करना, सब्सिडरी का बोलो 2 का 87, लिस्टेड कंपनी का बोलो 2 का 52, स्मॉल कंपनी बोलो 2 का 85। सेक्शन 8 तो सेक्शन 8, उसमें कुछ बोलना नहीं है। फॉरेन कंपनी का बोलो 2 का 42, गवर्नमेंट कंपनी 2 का 45, डॉर्मेंट कंपनी 455। वेरी गुड। अभी मेरे सामने निधि और प्रोड्यूसर कंपनी, तो यहीं से हो जाएगा। व्हाट्स अ निधि कंपनी? सर, निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि to cultivate the habit of savings and thrift among its members and to lend to or accept deposit only from its members. निधि कंपनी का ये काम है। एग्जाम्पल, महाबेन निधि लिमिटेड।
फिर नीचे आपका प्रोड्यूसर कंपनी. प्रोड्यूसर कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज एन ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 378B. तो ऐसी कंपनी को हम प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं. राजस्थान की एक कंपनी है, नाम याद कर लो, पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जयपुर. एग्जाम्पल हम एग्जाम में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं. एग्जाम्पल विल सपोर्ट योर थियरी. देखो मुझे ये सारी चीज़ें कंठस्थ हैं, ठीक है, मतलब मेमोराइज्ड है, पर एक स्टूडेंट का उतना परफेक्ट मेमोराइज नहीं होता. तो तुम जहाँ पर लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे होगे, एग्जाम्पल से तुम उसको सपोर्ट कर दोगे तो बेटर रहेगा. ठीक है, ये क्लियर है? तो ओके. एक बात तुम लोग बता देता हूँ, पहले से समझ लो. ऐसा कभी नहीं होता कि हमें कोई भी चीज़ परमानेंट याद होगी, ना मुझे ना तुम्हें. अभी अगर मैं ये खड़ा होके यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ और लाइन बाय लाइन बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं भी सुबह 3 घंटे रिवाइज मार के आया हूँ, तभी मैं बोल पा रहा हूँ. अगर मैं भी रिवीजन नहीं करूँ ना, तो मैं भी ऐसे एकदम फ्लुएंटली सारा डेफिनेशन बोल नहीं सकता. तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बस एक बार किया हो गया, नहीं, ये बार बार करना पड़ेगा. ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैं एक बार ये रिवीजन करा रहा हूँ, उसका मकसद मेरा पर्पस ये होता है कि आई वॉन्ट टू इंस्टिल अ बिलीफ इन यू दैट यस इवन यू कैन रिवाइज 100% फ्रॉम द बुक, कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि हम लोग इतना सिलेबस तो रिवाइज करके एग्जाम में जा ही नहीं सकते. हम बिल्कुल जा सकते हैं. ठीक है, वही बिलीफ इंस्टिल करने के लिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ. तुम्हारा इससे अदर बेनिफिट्स हो रहा है वो और बात है, पर मेरा पर्पस क्लियर है एकदम कि आई वांट टू शो इट टू यू कि हाँ ये हो सकता है पूरा रिवीजन. ठीक है, पर ऐसा नहीं कि आज मैं रिवाइज करा दिया और बस वो दी एंड, अब तुम सीधा जाओगे एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं है. फिर भूलोगे, फिर बार बार याद करना पड़ेगा, फिर भूलोगे, फिर बार बार याद करना पड़ेगा. रिवीजन इज अ डेली एक्टिविटी. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वन टाइम किया और तिजोरी में जमा कर दी, बैंक में अकाउंट में जमा हो गया, ऐसा नहीं है. तुमको बार बार करना पड़ेगा. ये फर्स्ट टाइम मैं रिवाइज करा दिया, अब तुमको भी बार बार खुद से रिवाइज करते रहना पड़ेगा. परमानेंट कुछ याद नहीं होता. मैं भी पढ़ाने के पहले रिवाइज करता हूँ, बिना रिवाइज के मैं भी पढ़ा नहीं सकता, ये बता देता हूँ. ठीक है, मैं क्या मतलब कोई नहीं. प्रोड्यूसर कंपनी क्लियर अपने को डेफिनेशन. आगे बढ़ते हैं. अब मेरे सामने, अब सुनो, जब ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा एटीट्यूड क्या होगा. जो सिद्धार्थ सर बोल के जो नोट्स है जो समझाने के लिए थे, वो हमको याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम समझ चुके, तो वो हमको याद नहीं करना. ठीक है, इसके अलावा बीच में तुम देखोगे ऑरेंज डब्बा, ब्लू डब्बा आएगा एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल ऑफ ICI बताया था ना, IC किताब में जो सब इसमें. तो भाई वो भी तो अपने को मेमोराइज नहीं करना, अपने को तो हार्ड कोर चीज जो बस खाली वही तो मेमोराइज करना है. अब जैसे ये मेरे सामने कंपनी का डेफिनेशन है, तो कंपनी का डेफिनेशन तो सर सिर्फ इतना सा है, 2 लाइन का. ये हरा डब्बा तो है नहीं, तो मेरे को ये तो करना नहीं, मेरे को बस यही मेमोराइज करना, बस इतना से करना, फटाक से हो जाएगा. चलो करते हैं. बोर्ड पे दिख रहा है सबको, अपने अपने बुक्स में देख लो. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, नंबर 1 अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ. हो गया. बॉडी कॉर्पोरेट, अब बॉडी कॉर्पोरेट इतना लिखा हुआ है सर, बाप रे. अरे तो वो तो समझाने के लिए था ना, ये ग्रीन बॉक्सेस तो समझाने के लिए था, ये डायग्राम तो समझाने के लिए, तो मेमोराइज नहीं करना. मेमोराइज तो इतना तो करना है, यही तो डेफिनेशन है बस. तो करते हैं. बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, एक इंक्लूड है 2 एक्सक्लूड है, एक इंक्लूड है 2 एक्सक्लूड है. बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स CIOI, जानते हो? अरे बोलो फुल फॉर्म. अब तो मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, अब तुमको आता है, पढ़ो. बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स CIOI, तो एक इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है, बट डज नॉट इंक्लूड नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 2 एनी अदर नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट. हो गया. अब ये देखो, ये सब समझाने के लिए डाला था ना कॉन्सेप्ट 1 2 3, तो ये तो अब अपने को आता है, अब तो अपने को आता है. अब मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होते हैं ना, 100 लिखा, तो अब ये सब देखने का जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ो. इधर स्टार्ट करें. कीवर्ड को पकड़ो, कीवर्ड को पकड़ो. ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस पे है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स पे. तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम. तो डेफिनेशन में मेमोरेंडम आना चाहिए. लेट्स स्टार्ट. भाषा को जोड़ के बनाएंगे. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. अ कंपनी, सुनो, a company where the liability of the member is limited by the memorandum to the unpaid amount on the shares. हो गया. गारंटी वाले का बोलो.
A company where the liability of the member is limited to the amount of guarantee promised or undertaken by them to contribute in the event of winding up of the company as per the memorandum. मैं शुरू में मेमोरेंडम नहीं बोला तो लास्ट में बोल दिया एज पर द मेमोरेंडम, बस कीवर्ड्स को पकड़ के बोलना है। थर्ड वाला तो सिंपल है, थर्ड वाले में तो मेमोरेंडम ही नहीं है। अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड, हो गया। अब ये क्या है, ये तीन अपना फेवरेट। अब ये सब तो एग्जाम्पल नोट्स है ना, ये तो नहीं याद करना होता है ना, ये तो आता है अपने को, ठीक है। अब तो हम लोग इतना कंपनी लॉ कर चुके हैं, शुरू में जब ये चैप्टर पढ़ाया गया था तो मुझे दाएं बाएं कितना कुछ समझाना पड़ता था, पर अब तो तुम बहुत जानते हो कंपनी लॉ के बारे में, ठीक है। तो अब तो तुम्हारे लिए सब एकदम क्विक है। सबसे पहला डेफिनेशन क्या मिले, ओपीसी। ओपीसी इज अ कंपनी वेयर देयर इज ओनली, बात खत्म, बस इतना सा है। एक चीज नोटिस करो, लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ओपीसी, क्या है वहाँ पे मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल ऐसा कुछ है क्या? लेकिन प्राइवेट पब्लिक में बोलना पड़ता है ना, प्राइवेट पब्लिक के लिए भी सरकार ने अभी तक मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल कुछ रखा नहीं है। पहले था 1 लाख 5 लाख, फिर उसको हटा दिया, बोला बताएंगे और बताया भी नहीं, तो हटा भी दिया और बताया भी नहीं, ठीक है। पर डेफिनेशन बोलते तुमको वो बोलना पड़ेगा मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल। अब वेट करो, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन जब तुम ताकोगे इतना बड़ा सारा है, तो सर उसके बीच बीच के डब्बे तो अपने को याद नहीं करने ना, अपने को तो सफ़ेद पोर्शन याद करना है। चलो, private company means a company having such minimum paid up capital as may be prescribed and which contains three restrictions in it. Word by word मत याद करो, हाथ का लिखा which, अच्छा हाथ का लिखा हुआ नहीं है, which contains 3 restrictions in its articles. तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज सच मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब, जो कि अभी तो प्रिस्क्राइब्ड है नहीं, एंड विच कंटेन्स 3 रिस्ट्रिक्शंस इन द आर्टिकल्स। नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन, द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड। नंबर 2, मैक्सिमम मेंबर्स 200। नंबर 3, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। पब्लिक कंपनी, अभी देखो फिर से नौटंकी चालू, ये हरा डब्बा तो करना नहीं है ना, ये तो वो है एक्सप्लेनेशन नॉट नीडेड। ये तो किसका एग्जांपल है, नहीं करना याद, ऊपर आओ। फिर ये व्हाइट कलर याद करना है, हाँ सर। ब्लू में रुक जाओ, ब्लू में ये जो है डीम्ड पब्लिक कंपनी, ये प्रोवाइजो, ये भी याद करना है। पर फिर ब्लू में मेरा एक्सप्लेनेशन है, वो तो समझ चुके हैं ना, अब कितनी बार समझेंगे, हो गया। तो याद अल्टीमेटली कितना करना है, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है आपको इतना से इतना, है ना, जो कि इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच हैज सच मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर प्रोवाइजर डालो, प्रोवाइडेड दैट अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। अभी हम ग्रुप कंपनीज में आ गए। सर ग्रुप कंपनी में याद करने के लिए ऐसे तो बोलोगे तो 4 है, पर याद करने के लिए 2 ही है आपका, एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट। सब्सिडरी और एसोसिएट डेफिनेशन। होल्डिंग का डेफिनेशन तो बकवास है, होल्डिंग मतलब वो जिसके पास सब्सिडरी कंपनी है, तो ये तो आना नहीं है ना। ये क्या है, होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज सब्सिडरीज, तो ये तो बेकार है, ये काम का है, याद करेंगे सब्सिडरी कंपनी। अभी रुको, ये सब्सिडरी कंपनी को पढ़ाने के लिए मैंने ऐसा, खाली बार यहीं पे देख लो ना, जाने की जरूरत नहीं कॉपी में। सब्सिडरी कंपनी को पढ़ाने के लिए मैंने एक ऐसा चार्ट रूट बनाया था ना, ठीक है। एक बार इस चार्ट को देख लो, ये मास्टर चार्ट है, बाकी मत देखना, ये मास्टर चार्ट है। लुक एट दिस, होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग का वो बोलो 2 का चाहिए नहीं मेरे को, सब्सिडरी का 2 का 87 चाहिए मुझे। होल्डिंग सब्सिडरी में रिश्ता कैसे बनता है, नंबर 1 मोर देन 50% वोटिंग पावर, या फिर कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का मतलब क्या है, नीचे देखो, राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी और ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी। ये आप क्या हो गया होल्डिंग सब्सिडरी का। अब रुक जाओ, लुक एट द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी। अब सुनो, इसमें भी बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन है। Subsidiary company or a subsidiary in relation to a holding company shall mean a company in which such holding company, ये पहला जो इतना घुमा के बोलना पड़ता है ना,
इसको तुम अपने वर्ड में सिंप्लीफाई कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सब ऐसे बोलो, सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी नंबर 1 होल्ड्स मोर देन 1/2 of the voting power directly or indirectly, directly on its own or through its subsidiaries. And number 2 controls the composition of board of director. मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, यहाँ नंबर 1 में क्या था, कंट्रोल कॉम्पोजिशन, और नंबर 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2 बातें बोलनी, मैं ऐसे बोलूँ चाहे वैसे बोलूँ, ठीक है, ये क्लियर है। अब नीचे आप मैक्सिमम कितने लेयर ऑफ सब्सिडरी क्रिएट कर सकते हो, 2 लेयर्स। मैंने बोला था इसके 6 एक्सेप्शन है, पर वो मेरा बोला हुआ है ओनली फॉर योर रेफ, ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन का हिस्सा है तो ये याद करना पड़ेगा। नंबर 1 सब्सिडरी, मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मेरी एक सब्सिडरी, उसका एक सब्सिडरी, तो सब्सिडरी का सब्सिडरी भी मेरा सब्सिडरी है। मैंने उसके लिए एक नाम बोला था, मेरी सब्सिडरी का सब्सिडरी भी मेरा सब्सिडरी। अरे दिखाना पड़ेगा कि बोलने से हो जाएगा यार। स्टेप डाउन सब्सिडरी, क्या नहीं बताया था क्या? होल्डिंग की सब्सिडरी, सब्सिडरी का सब्सिडरी वो भी मेरा सब्सिडरी, और उसको अपने क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन सब्सिडरी। और फिर मैंने बोला था ये नाम मत लिखना बिकॉज ये सेबी का नाम है, कंपनी लॉ में नाम लिखा हुआ, कंपनी लॉ में से बोलना सब्सिडरी, ये भी सब्सिडरी वो भी सब्सिडरी, बेटा भी सब्सिडरी पोता भी सब्सिडरी, इट्स लाइक दैट। नंबर 2 कंट्रोल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, द राइट टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द सब्सिडरी। नंबर 3 यहाँ सब होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ कंपनी में नहीं होता, बॉडी कॉर्पोरेट्स में भी होता है। मतलब देयर कैन बी होल्डिंग एलएलपी सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी एलएलपी, होल्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट, सब तरह का रिश्ता होता है। नंबर 4 लेयर का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये आईसीआई का बोला हुआ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, फिड्यूशियरी रिलेशंस आर नॉट काउंटेड आइदर एज सब्सिडरी और एज एसोसिएट। अब तुम लोग जानते हो फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है। फिड्यूशियरी का मतलब भरोसे का रिश्ता, बोला था कि नहीं। जैसे तुमको याद होगा मैंने सेक्शन 19 पढ़ाया था, क्रॉस होल्डिंग। क्रॉस होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी पलट के होल्डिंग का शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता, पर 3 एक्सेप्शन है। बेल्ट, 3 एक्सेप्शन क्या है, बेल्ट BLT, बी अगर सब्सिडरी बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी पहले से होल्ड कर रहा है, वो हो गया बी से बिफोर। और 2 था LT, if subsidiary is holding the shares of the holding company as a legal representative or as a T से trustee, ठीक है। तो ये दोनों लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी ये तो भरोसे के रिश्ते हैं ना, तो वो वाली शेयर होल्डिंग को आप कंसिडर नहीं करते। तो वहाँ वही बोला है, अगर कोई कंपनी, सपोज मान लो मैं कंपनी हूँ, मैं बड़ा कंपनी हूँ, ये छोटा कंपनी है, मैं इसके अंदर मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रहा हूँ, पर एज एन एजेंट, एज अ ट्रस्टी, ठीक है, मतलब भरोसे का रिश्ता, मैं मालिक नहीं हूं, एज एन एजेंट, एज अ ट्रस्टी मैं इसमें मोर देन 50% होल्ड कर रहा हूं, तो भी मैं इसका होल्डिंग माना नहीं जाऊंगा। डायलॉग पढ़ो, ब्लैक कलर। क्लियर है ये, ठीक है। इन्वेस्टिंग याद नहीं करना, इन्वेस्टिंग का तो सर कोई डेफिनेशन ही नहीं होता, ठीक है। रिश्ता क्या है, इन्वेस्टिंग एसोसिएट। ये देखो इधर, अब इधर ताको फिर से, लुक एट दैट साइड, ब्लू कलर, राइट साइड में देखो। इन्वेस्टिंग कंपनी का कोई डेफिनेशन नहीं होता, इन्वेस्टिंग कंपनी एसोसिएट के ऊपर होता है। इन्वेस्टिंग कंपनी वो कंपनी है जो एसोसिएट कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। अब इसके 2 स्टाइल हैं। नंबर 1 द वोटिंग पावर इज बिटवीन 20 to 50, नॉट मोर देन 50, बिकॉज सर मोर देन 50 होने से क्या हो जाएगा, तो मोर देन 50 नहीं, लेस देन इक्वल टू 50, बट 20 या उससे ऊपर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 बट लेस देन इक्वल टू 50% वोटिंग पावर। और दूसरी चीज क्या होती है, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजंस। वेरी गुड। एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। अब ये एसोसिएट कंपनी आया, पढ़ो। एसोसिएट कंपनी इज अ कंपनी, मैं सिंपल भाषा में कर रहा हूं, तुम लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, तुम्हारे कॉपी में भी दिख, बुक में दिख रहा है। एसोसिएट कंपनी इज अ कंपनी इन विच द इन्वेस्टिंग कंपनी, in which the investing company exercises significant influence but is not a subsidiary।
अब इसका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर और द राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजंस। एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब जॉइंट कंट्रोल। फिर से यहाँ पे ब्लैक कलर में वही डायलॉग है, पढ़ो। फिड्यूशियरी, ये एमसीक्यू में आ सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी पे तो पूरा चैप्टर है, अगले उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। लिस्टेड कंपनी, सर लिस्टेड कंपनी में अपने को ये ब्लू डब्बा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। ये तो प्रोवाइजो है, ये एक्सप्लेनेशन ही प्रोवाइजो है, पढ़ना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड कंपनी? सबसे पहले तो बोला सबको लिस्टेड है, पहले बोला लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऑल स्टॉक एक्सचेंज आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली, ठीक है। पहले तो सबको ले लिया, फिर एक एक करके माइनस कर रहा, बोला ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। माइनस मतलब एक्सक्लूड। पेज क्या है? 12, ठीक है। बात करें, देख लो, फिर से बोल रहा हूँ, समझाना पर्पस नहीं है, पर्पस है याद करना। ओके, तो पहले तो लिस्टेड कंपनी का जो वाइट कलर का डेफिनेशन है ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है ना, तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो ठीक है, उसमें तो बोला कंपनी हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। फिर एक एक करके हटाना चालू किया, बोला नंबर 1 अ पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है पर जिसका डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर और वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू किया था वो लिस्टेड है, तो उसको अपने लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। अगर डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का पब्लिक इशू होकर लिस्टेड होता तब मानते, पर डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का क्या हुआ है? प्राइवेट प्लेसमेंट, और उसको लिस्टिंग कराया तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है। नंबर 2, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिनका डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू हुआ है और जो लिस्टिंग कराया उसका वो भी लिस्टेड नहीं है। नंबर 3, वो कंपनी जो हिंदुस्तान में लिस्टेड नहीं है, विदेश के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसको भी अपने लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। हो गया। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी सबको याद रहता है 4 करोड़। एरो देखो चालू होती सीधा हरे में डूब गया, हरा वाला पढ़ो। स्मॉल कंपनी पब्लिक हो सकता है क्या? स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब इट्स अ प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल मैक्सिमम कितना एंड टर्नओवर कितना मैक्सिमम 40 करोड़। अब मेरी बात को सुनो, ये 4-40 के बीच में और है कि एंड है? याद रहेगा स्टूडेंट को, ये याद रहता है। ये ग्रीन बॉक्स से कोई दिक्कत नहीं, ये सबको याद रहता है 4-40। वो लोग एक चीज है जिसको एकदम बॉयकॉट करके जाते हैं एग्जाम में, वो है ब्लू डब्बा। आपको एग्जाम में ही बोलना पड़ेगा कि कौन सी 3 कंपनी को अपने कभी भी स्मॉल नहीं मानेंगे। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कंपनी ब्लू डब्बा? सर होल्डिंग और सब्सिडियरी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल स्टैट्यूट वाला कंपनी। अरे याद हो रहा है ना कि फास्ट हो गया बहुत? ये तो रिवीजन चल रहा है ना, ये नॉर्मल नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है ये? मैं एक बार पॉज दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स का, ब्लू डब्बा याद कर लो। स्टार्ट करें। स्मॉल कंपनी, सर स्मॉल कंपनी एक तो प्राइवेट होता है, पब्लिक होता नहीं है, और 4 करोड़ एंड 40 करोड़ की लिमिट है। 3 तरह की कंपनी जो स्मॉल नहीं होती, जो किसी का भी होल्डिंग है या किसी का भी सब्सिडियरी है। नंबर 2, नंबर 3, स्मॉल कंपनी का स्टेटस परमानेंट होता है कि हर साल चेक करना पड़ता है? चेंज हो सकता है। अच्छा, स्मॉल कंपनी के अलग से आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है कि डीम्ड स्मॉल कंपनी अपने आप है, सेल्फ सर्टिफाइड है। स्मॉल कंपनी का कोई अलग से अपने को एप्लीकेशन देके कोई स्टेटस देना नहीं पड़ता। ये क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट। क्या? अरे जल्दी बोलो, कोई डाउट है तो? डाउट नहीं ना? बात करें सर, क्या लिखा है बोलो अपने बोर्ड पे? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी जब आप बोलो तो आपको 3 बातें याद रखनी। नंबर 1, इट इज इनकॉर्पोरेटेड, इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर एट इट्स ओन और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। एंड तीसरा बात, कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया इन एनी मैनर। तो ये 3 बातें बोलो, हो गया फॉरेन कंपनी, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ CIOI और फॉरेन कंपनी में क्या फ़र्क है? सर वो CIOI
जो भारत में कुछ करता ही नहीं है, वो सिर्फ CIOI है, उसको अपने जाके रेगुलेट नहीं करेंगे। और वो CIOI जो भारत में आके धंधा करता है उसको अपने बोलते हैं FC मतलब, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, मेरे हाथ का लिखा हुआ याद कर सकते हैं। चलो स्टार्ट। नंबर 1 B2B, B2C, डेटा इंटरचेंज, ये क्लियर है सबको? B2B से पता है, समझाना नहीं ना मेरे को, ठीक है। नंबर 2 इशू सिक्योरिटी इन इंडिया, ये लोग इंडिया में IDR इशू करते हैं, मैं पढ़ाऊंगा बाद में IDR, सेक्शन नंबर 41 इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। फिर नंबर 3 बोलो, इनका सप्लाई चेन है भारत में। नंबर 4 टेली मार्केटिंग है। नंबर 5 क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर डेटा कम्युनिकेशन, इसी में कोई एक चीज दे देगा और बोला हाँ ये भी कवर्ड है, हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी, व्हाइट कलर, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ना कौन बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 51 की 50, 51% ऑफ वोटिंग पावर है, पेड अप। तो फिर से अ कंपनी इन विच ग्रेटर देन इक्वल टू 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय CG और SG और पार्टली बाय CG और SG और बाय SGs, या फिर अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। हो गया दोनों पॉइंट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब तो तुम जानते हो डिफरेंशियल इक्विटी शेयर, तब जब पढ़ा रहा था नहीं जानते थे, अब तो जानते हो। प्लीज ब्लू डब्बा पढ़ो। अगर गवर्नमेंट कंपनी ने डिफरेंशियल इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो 51% ऑफ पेड अप कैपिटल लेना है कि 51% ऑफ वोटिंग पावर लेना है? अब समझ में आ रहा है क्या? ब्लू डब्बा पढ़ो, समझ में आ रहा है क्या? देखो किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब हटा सकता हूं ये सब भाई, ये ब्लू डब्बा सब MCQ में घुसेड़ के दे देगा। मेरा तो खुद दिमाग खराब हो गया था, मेरे को लगा नहीं था इतना हार्ड MCQ आएगा। ऐसा कहां से एक एक वर्ड चुन चुन के निकाल के पूछा, किसी को याद रहेगा? मेरे को तो मतलब UPSC टाइप का वो जो हम लोग सुनते थे ना कहानी, वो याद आ गया। मतलब व्हेन आई वाज स्मॉल तब UPSC का ऐसा कहानी होता था कि UPSC में इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है। कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया, उससे बोला कि आप जिस ट्रेन से ट्रैवल करके आए आपका टिकट नंबर क्या था बताओ। बोला ये कौन याद करता है यार, ये कोई याद करता है क्या? अब तुम मेरे से पूछोगे कि मेरे गाड़ी का नंबर क्या, वो भी मेरे को याद नहीं है। मेरे को मैक्सिमम 3-4 मोबाइल फ़ोन नंबर याद है, उसके अलावा मेरे को किसी का मोबाइल फ़ोन नंबर याद नहीं है। एक मेरे को पापा का याद है बिकॉज घर में सबसे पहला फ़ोन उनका आया था, तो मोबाइल नंबर याद है। एक मुझे अपना ऑब्वियसली याद है, एक विकास का याद होगा, दैट्स ऑल। तो कौन याद करता है नंबर? ये सब उस तरह के आंडू बांडू क्वेश्चन ये लोग एग्जाम में पूछ रहे हैं कि सेक्शन के भीतर में ये शब्द था, बताओ ये क्या शब्द था। अरे कहाँ से याद रहेगा, पर पूछ रहे हैं लोग। मतलब चाहते ही नहीं कि 30 मार्क के MCQ में तुम 30 ला सको। ऑब्वियसली वो तो नहीं चाहेगा ना, वो तो इंस्टीट्यूट है। हरा डब्बा इज, वो तो एग्जाम्पल एंड हरा डब्बा अगेन। ये बहुत लंबा है सर, ये पूरा याद करना है, व्हाइट ब्लू ग्रीन पूरा। मैं कराता हूं, ठीक है। सबसे पहले हरा डब्बा, व्हाट डू यू मीन बाय सैट, फुल फॉर्म? तो सैट क्या है वो तो नहीं बताया, पर बोला क्या सैट नहीं है। ये देखो 4 टाइप के ट्रांजैक्शन है जिसको अपने सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, मतलब पेटी। नंबर 1 ROC को फीस दिया। नंबर 2 कोई लीगल कंप्लायंस के लिए पैसा दिया जैसे म्युनिसिपल टैक्स। नंबर 3 आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 2 या 7 से कम हो गए थे तो उसको बढ़ाने के लिए अलॉट किया चुनमुनु शेयर्स। या चौथा ऑफिस मेंटेनेंस एंड अकाउंट्स के लिए। तो ये 4 को अपने क्या बोलते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। इसको छोड़ के जो भी है सब, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड, पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ, ऑल दैट इज सिग्निफिकेंट। ये सब इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। हरा हो गया, अब ऊपर आओ। गवर्नमेंट कंपनी को बोले तो अपने को 6 पॉइंट बोलना है। नंबर 1, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी क्रिएटेड टू, नंबर 1 फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड हैज नो सैट। नंबर 2 for holding an asset or intellectual property and has no SAT. Number 3 inactive company. अब inactive के ऊपर 3 पॉइंट्स है। What's an inactive company? सर inactive company वो है जिसने 3 चीजें लास्ट 2 साल में नहीं की हैं। लास्ट 2 फाइनेंशियल में ये 3 चीजें नहीं की हैं। नंबर 1, लास्ट 2 सालों में बिजनेस कैरी ऑन नहीं किया है। लास्ट 2 सालों में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। लास्ट 2 सालों में ROC के पास FS एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया है। डन। टाइप ऑफ कंपनी हो गया। ये देखो अपने अभी मुझे आधी घंटा हुआ है,
और 14 पेज खत्म है ना, देख रहे हो? क्योंकि सर वो सब बहुत सारा एक्सप्लेनेशन का मटेरियल, वो मेमोराइज तो करना नहीं, मेमोराइज तो सिर्फ वाइट कलर वाला उसे भी तो करना था जो आराम से हो रहा है। और उसको पढ़ाने में 14 पन्ने को कितना टाइम लगा था? कम से कम मेरे ख्याल से 3 क्लास लगा होगा। इधर स्टार्ट करें, डायरेक्टर। अच्छा एक बार पहले ये देख लो जरा बोर्ड पे। अब तो ऐसे तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, पर फिर भी देख लो एक बार। डायरेक्टर कितने टाइप के होते हैं? लुक एट द डायग्राम। लेफ्ट साइड, अरे बोलो नाम बोलो। लेफ्ट साइड एग्जीक्यूटिव, राइट साइड नॉन एग्जीक्यूटिव। तुम लोग को लेफ्ट राइट क्लियर है ना तुम्हारी तरफ से? लेफ्ट साइड एग्जीक्यूटिव, राइट साइड नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? एग्जाम्पल तो नीचे देखिए, एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर। और इनको छोड़ के, मतलब देखो एमडी और होल टाइम तो पूरा काम करते हैं कंपनी में, इनको छोड़ के जो भी हैं सबके सब वो हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर 2 प्रजाति है, इंडिपेंडेंट एंड नॉन इंडिपेंडेंट। क्लियर है? इधर आ जाओ। सबसे पहला डिफिनेशन क्या है? डायरेक्टर। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो ये पहला डेफिनेशन है अपना, ठीक है। एमडी का डेफिनेशन शांति से, एमडी भी एक डायरेक्टर होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज द डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ AAR, आर्टिकल एग्रीमेंट रेजोल्यूशन, is entrusted with substantial powers of management and includes a person occupying the position of managing director by whatever name called. However, नीचे डिब्बा, however, the routine act of administrative nature are not treated as substantial powers of management. ठीक है, ये हाइलाइटर को पढ़ो अपने आप। मैं पूछूं, बता दोगे अभी? ठीक है, तुम बताएगा? बता। एमडी का डेफिनेशन अपने भाषा में बोल, कॉन्फिडेंटली बोल, घबराए भी ना बोल। हाँ और बोल, डिब्बे वाला बोल। सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट वाला चीज को अपने सब्सटेंशियल नहीं मानते, ठीक है। एक बार प्लीज सबको फिर से सुन लो। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ AAR इज entrusted with substantial powers of management and includes a person occupying the position of managing director by whatever name called, डिब्बे में। However, routine acts of administrative nature are not considered as substantial powers of management. ये routine acts of administrative nature में क्या आता है? चेक साइन करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करना, कॉमन सील एफिक्स करना, ये सब बोलता है भाई। शेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साइन करना, बोला ये सब रूटीन काम है, इसको सब्सटेंशियल पावर नहीं बोलते। कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई बंदा चेक साइन कर रहा है तो वो एमडी नहीं है, वो रूटीन काम कर रहा है। आर वी ओके विद दिस? ठीक है, क्लियर है ना? WTD, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। KMP के अंदर सर कौन कौन आते हैं? इसको देखो, इसको देखो। KMP के अंदर कौन कौन आते हैं? नंबर 1 CEO या MD या M, नंबर 2 CS, नंबर 3 होल टाइम डायरेक्टर, नंबर 4 CFO, नंबर 5 डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑफिसर के अंदर कौन कौन आता है सर? D से, M से मेंबर, मैनेजर। मेंबर कहां से आ गया? मेंबर तो शेयर होल्डर को बोलते हैं। M से मैनेजर, फिर KMP, फिर इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल, वो होता है ना अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हुज इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस और एडवाइस द BOD इज accustomed टू एक्ट, इसको बोलते हैं ना इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल। अरे भाई इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल की भाषा क्या थी? इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मतलब मेरे इशारे पे BOD नाचता है। द पर्सन according to whose instruction, direction or advice the BOD is accustomed to act. However, it does not include a person who gives instruction, direction in professional capacity.
क्या ब्लैंक हो गया क्या? याद आ रहा है कि नहीं? मैं तो समझाना भी चालू कर दिया बीच में, मेमोराइज कराना छोड़ के। ये याद आ रहा है तो इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल। कहाँ गया? अब सबसे खतरनाक डेफिनेशन है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट लंबा है, 1 मिनट रेस्ट ले लो, रिवाइज करने की जरूरत नहीं, माथा क्लीन कर लो। मैंने ऑडिट रिवीजन क्लास में एक टिप बताया था, तुम सबको बता देता हूँ क्योंकि आज ये लॉ की पहली रिवीजन है, तो जो ऑडिट में बोला था वो लॉ में बोल देता हूँ। जब तुम एग्ज़ाम टाइम के पहले पढ़ना चालू करते हो ना, लास्ट का जो 1-2 महीना होता है जो घर पे बीतता है, वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि यू आर वेरी अलोन। यहाँ तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे पर तुमको भीड़ दिखती है, तो लोग दूसरों को देख के क्या होता है ना, अपना लेवल डिसाइड करता है, समझ रहे हो? मतलब दूसरे अगर पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे, दूसरे अगर फांकी मार रहे हैं तो हम भी फांकी मारेंगे, और घर पे हो जाते हो एकदम अकेले जब लास्ट का 2 महीना होता है, तो बार बार डर लगता है, बुरे ख्याल आते हैं, फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, माथा वैसे ही हिला हुआ रहता है, और उस मेंटालिटी में भी तुमको फोकस करके याद करना पड़ता है। और क्या है कि यू हैव टू लर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, समझ रहे हो? तो उसमें ब्रेन का हैवी पावर चाहिए, हैवी पावर, और माइंड बहुत जल्दी थकेगा। तो एक काम तुम कर सकते हो, हम लोग पढ़ाई करते हो तो हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस देखते हैं, मतलब जैसे किताब है ये, तो मैं शॉर्ट डिस्टेंस देख रहा हूँ, तो मेरी आंखें थक गई हैं। तो जब तुम ब्रेक लो हल्का सा भी, तो थोड़ा अपने रूम के आसपास या खिड़की के बाहर, अगर तुम्हारे रूम में खिड़की है, बाहर देखो, थोड़ा सा एक लॉन्ग डिस्टेंस ले लोगे, आंखों को रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है? खाली मतलब ऐसे मोबाइल फ़ोन नहीं देखना, बिकॉज उससे फ़ायदा नहीं, को वो भी शॉर्ट डिस्टेंस ही है, और ऊपर से मोबाइल तो बाप रे बाप, तुम पता नहीं कौन सा मोबाइल में क्या ऐप खोले और वो तुमको चूस के अंदर टान लिया, तब तुम्हारा 2 घंटा 3 घंटा कब बीतेगा तुमको पता नहीं चलेगा। एंड द बिग प्रॉब्लम इज एट द एंड ऑफ दोज 2-3 आवर्स यू विल नॉट फील रिफ्रेश्ड, यू विल फील टोटली डिसिपेटेड, क्योंकि मोबाइल भी तो एनर्जी चूस लेता है ना, माथा भारी कर देता है। तुम्हारा तो माथा का काम है, मसल बिल्डिंग तो करना नहीं है पढ़ाई के पहले, तो माथा और थक जाएगा। तो थोड़ा इधर उधर देख लो, फिर चालू करो वापस। ठीक है सर? ऑफिसर इन डिफॉल्ट कितने पॉइंट्स है इसके अंदर? 7। सबसे पहले ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है? सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ एनी डिफॉल्ट और कॉन्ट्रावेंशन शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। उसी को सजा मिलेगी कुछ भी कांड होगा तो, इसी व्यक्ति को अपने बोलता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो शुरू के 2-3 लाइन में मतलब बताया हुआ है, और फिर बोला एंड इंक्लूड्स 7 पॉइंट्स। नंबर 1 WTD, नंबर 2 KMP बोल दिया तो WD की जरूरत थी नहीं, पर इन्होंने बोला है तो अपने को भी बोलना पड़ेगा। तो नंबर 1 WD, नंबर 2 KMP। अभी रुको, 2 ऐसे पॉइंट्स है, 3 नंबर 4 नंबर, जिसके अंदर में लास्ट में देखो GNL 3 लिखा होगा, दिख रहा है? ये जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर याद नहीं रखना, पर ये फॉर्म नंबर मुझे हेल्प करता है इन रिमेंबरिंग दीज 2 पॉइंट्स। कब कब GNL 3 ROC में जमा होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमारी कंपनी में KMP नहीं है, तो फिर सजा किसको मिलेगी? हमारे कंपनी में KMP है ही नहीं, मतलब होल टाइम डायरेक्टर्स भी नहीं है, तो सजा किसको मिलेगी? तो बोलता है सारे डायरेक्टर्स मिलके अपने में से किसी एक बंदे को स्पेसिफाई कर देंगे जो कंसेंट देगा कि हाँ मैं लेने को तैयार हूँ सजा, 1 फॉर द टीम, ठीक है? तो अगर ऐसा कोई बंदा है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड डायरेक्टर, उसका नाम एड्रेस ROC को बता दो कि GNL 3 में, और अगर ऐसा कोई बंदा कोई भी राजी नहीं है तो सब मरोगे। तो 3 नंबर का नाम पढ़ो, क्या लिखा है? स्पेसिफाइड डायरेक्टर, और ठीक है। 4 नंबर क्या है? चार्ज पर्सन। ये क्या होता है? अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी अगर डायरेक्टर्स ने किसी व्यक्ति को सौंपी है तो वो व्यक्ति फिर अकाउंट्स और FS में डिफॉल्ट होने के लिए लायबल रहेगा। उस व्यक्ति का नाम भी हमको GNL 3 में ROC को बताना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के किसी आदमी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, ठीक है, कि उसकी जिम्मेदारी अकाउंट्स और FS बनाना, तो उसमें गड़बड़ हुआ तो डायरेक्टर नहीं, वो मरेगा। दैट पर्सन इज कॉल्ड चार्ज्ड पर्सन। 4 पॉइंट हो गए सर। आइए मेरे सामने कितने पॉइंट है? 3। 5वां क्या है? इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल। अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हुज इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स accustomed टू एक्ट एक्सक्लूडिंग एनी पर्सन हु हैज गिवन इंस्ट्रक्शन इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। 6 नंबर, अवेयर बट टेक्स नो एक्शन।
एक ऐसा डायरेक्टर हु नोज अबाउट द कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द कंपनी बट हैज नॉट ऑब्जेक्टेड टू इट, या फिर द कॉन्ट्रावेंशंस इज हैपेंड विथ हिज कंसेंट और कन्निवांस। और लास्ट वाला क्या है सर? मर्चेंट बैंकर। इन केस ऑफ अ पब्लिक इशू द पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जो तीन में से कोई एक हो। नंबर 1 नेम्ड प्रमोटर, जिसका नाम एज अ प्रमोटर स्पेसिफाई किया गया है आइदर इन एनुअल रिटर्न और इन प्रोस्पेक्टस। नंबर 2 हु कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। नंबर 3 इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल, जिसके इशारे पे बीओडी नाचता है बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज गिवन एन इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। ये क्लियर है? तो ठीक है, ये था प्रमोटर। अब इसके बाद तो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो जरूरत नहीं है। टर्न करें, 17 नंबर पेज में आ गए सर। टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स खत्म है कि नहीं है? ठीक है, मैं अब तक तुमको एक एहसास हो चुका होगा, 40 मिनट हो गए मुझे रिवाइज कराते हुए, कि ये जो भी रिवीजन होता है ये परमानेंट नहीं होता, ये बार बार करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट कि आज कर लिए तो बस दी एंड है, नहीं, ये वापस करना पड़ेगा। बट एक शुरुआत हो गई, एक मोमेंटम तुमको मिल गया, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात होती है ना, एक बिलीफ फैक्टर आ जाता है। बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीफ फैक्टर जो होता है ना, वो लोगों को पुश करता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, वो ज़रूरी है। जैसे ओलंपिक्स में अगर कोई एक जना गोल्ड मेडल लेके आएगा ना, तो पूरे देश को इंस्पिरेशन मिलता है कि यार संभव है, हम भी कर सकते हैं। एक विश्वनाथन आनंद अगर चेस में वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो आने वाली पूरी जनरेशन चेस के ऊपर दिमाग लगाती है। और टुडे इन इंडिया तुम जानते हो वी हैव सेवरल टॉप लेवल चेस प्लेयर्स, है ना, एक एक करके निकल के आते रहते हैं। गुकेश है, विदित है, फिर ये प्रज्ञानंद है, कितने सारे। तो वो इंस्पिरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा मेन पर्पस यहाँ पे ये कि मैं एक बार रिवाइज करा दूँ, जिससे तुमको ये भरोसा हो जाए कि हम लोग चाहें तो पूरे बुक से रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स भी अपना हो चुका, अब तो लाइफ सिंपल है। अब मैं बता रहा हूँ लाइफ एकदम सिंपल है। सेक्शन 3 क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर? ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स? 1, 2 और पब्लिक में 7। अच्छा, कितने तरह की कंपनियां फॉर्म कर सकते हो? नीचे लिमिटेड बाय, अनलिमिटेड। ये क्या है? सेक्शन 3A। सेक्शन 3A को याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा नोट बना रखा है और एक डायग्राम भी है। ये डायग्राम देखो पहले, इधर मिला। इस कंपनी में पब्लिक कंपनी है, कितने मेंबर है? 7। पब्लिक कंपनी में चाहिए 7, हैवी डॉट 7। 2 बाहर रहते हैं, 5 यहाँ रहते हैं। 5 में से 2 मर गए, नहीं कितने मरे? 3 मर गए, CDE। अच्छा, CDE के मरने की वजह से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 4। तो आपको उसको बढ़ा के 7 करना पड़ेगा विद इन 6 months। Within 6 months। Within 6 months you have to increase the members within 6 months। 6 महीने के अंदर आप शेयर अलॉट करके अपने मेंबर्स बढ़ा लीजिए। नहीं बढ़ाया तो 6 महीने के बाद, आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 months, for every contract the members who were aware of such contravention shall be personally liable। तो who was aware of such contravention? the blue color। रेड वाले बेचारे को पता नहीं था तो वो नहीं पर्सनली लायबल होंगे, ये दोनों पर्सनली लायबल हो जाएंगे आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 months। तो 6 महीने का वक्त है ना टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स। प्लीज हरा डब्बा अच्छे से पढ़ लो। अगर बोलते याद नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन का पर्पस यही था ना। रिवीजन का पर्पस ये थोड़ा कि तुम घर से रिवाइज करके और फिर मैं तो ये नहीं आता तो अभी बोल के याद हो जाएगा ना, एक ही बात है। पढ़ा ग्रीन डब्बा, ठीक है। अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो द मिनिमम कर जाते हैं, मतलब 2 या 7 तो मिनिमम होता है, उससे नीचे चले गए, तो you have 6 months time to allot shares and increase the number of members। If you don't do it within 6 months, then all the existing members who are aware of such contravention shall become personally liable for all contracts entered into after the lapse of 6 months। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये तो सर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन तो अपने को रटन करना ही नहीं है। ये जो ऊपर व्हाइट कलर में लिखा है उसी को तो मैंने सिंपल भाषा में कर दिया, देखो एरो बना दिया था, इजी लैंग्वेज।
सब मर गए, क्या होगा? इधर देखो, बोला सारे मेंबर्स मर भी जाएं, कंपनी अकेले जिंदा रहेगा भूत बन के, ठीक है। इन शॉर्ट, अ कंपनी इज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ नोन एज इनकॉर्पोरेशन, सो द लाइफ ऑफ द कंपनी कैन कम टू एन एंड ओनली बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ कॉल्ड लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन, ठीक है। लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस एंड डिसोल्यूशन इज द अल्टीमेट इवेंट जिस दिन कंपनी को अपने शट डाउन कर देते हैं, जिस दिन आरओसी कंपनी को मार देता है, ठीक है। नॉर्मली देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अब तो आता है तुमको ट्रांसमिशन, सेक्शन नंबर बोलो 56 56, अब तो आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, कि अगर बाप मरेगा तो बाप का शेयर संतानों के पास जाएगा, तो एक गया तो एक आ गया ना, तो अपने आप ही नंबर ऑफ मेंबर्स कीप ऑन चेंजिंग, तो इसमें समस्या होती नहीं है। फिर भी एक हाइपोथेटिकल डाउट स्टूडेंट का आता है कि सर सब मर गए, बच्चे भी नहीं है, कुछ नहीं है, अब बताओ क्या होगा? तो फिर सिंपल सी बात है, उस कंपनी को धीरे धीरे बंद किया जाएगा, जो भी असेट्स बेच के पैसा आएगा लायबिलिटी को चुकाएंगे, बाकी पैसा सरकार के फंड में जाएगा। सरकार के फंड का नाम, ये नाम तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। कहाँ डिस्कस किए थे? सेक्शन 8 कंपनी में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। आजकल इनकॉर्पोरेशन के लिए सारा का सारा जो भी इनकॉर्पोरेशन के लिए अपने फाइलिंग करते हैं एमसी की साइड में, वो कहाँ जाता है? लोकल आरओसी की गुड़गांव, गुड़गांव यहाँ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर गुड़गांव, गुरुग्राम में जाता है, हरियाणा में, ठीक है। अभी मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो नाम रिजर्व करना पड़ता है, नेम रिजर्वेशन वगैरह का सारा अप्रूवल सीआरसी से ही आता है। सीआरसी में भी कौन बैठा? वो आरओसी टाइप के लोग बैठे हुए हैं, वही नाम अप्रूव करते हैं, हाँ ये नाम रख लो, ये नाम रख लो। अरे नाम में बड़ा झमेला होता है। सबसे पहला काम क्या होता है कंपनी चालू करता है? नाम रिजर्व करना, एंड यू वांट योर नेम टू बी यूनिक, ठीक है। तो अगर आपको जो नाम पसंद है पहले से कोई रख के बैठा है तो आप वो नाम नहीं रख सकते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरा सरनेम है अग्रवाल, ठीक है, और अग्रवाल सरनेम महा कॉमन है इन मारवाड़ीज, ठीक है। 100% गारंटी के साथ अगर अपने कंपनी मास्टर सर्च करेंगे तो अग्रवाल नाम से ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां बनी होंगी। तो कैन आई स्टार्ट अ कंपनी कॉल्ड अग्रवाल ट्यूटोरियल्स? वो ऑलरेडी होगा, पक्का कोई बना के बैठा होगा, मैं बता रहा हूँ। तो आपको एक यूनिक नाम सोचना पड़ेगा जो कोई ने सोचा नहीं है, कुछ भी उल्टा सुल्टा नाम। और जो फेमस कुछ भी नाम रखना चाहोगे ना, जो पॉपुलर है, वो नहीं मिलेगा आपको, वो ऑलरेडी कोई लेके बैठा होगा, ठीक है। अभी मैंने एक नाम सोचा था कुछ दिन पहले, कल की बात है, विकास मैंने बोला कि एक नाम हम लोग का अप्रूव हो गया, पर हम लोग बोले मजा नहीं आ रहा, फिर दूसरा नाम के लिए हम लोग अप्लाई करना चाहते थे। विकास मैंने बोला ये नाम बहुत पसंद आ रहा है, पेगासस रख लेते हैं। पेगासस इज इन ग्रीक माइथोलॉजी एक हॉर्स जिसका विंग्स होता है, उड़ता है, पेगासस। हैरी पॉटर में कैरेक्टर था ना, उड़ने वाला घोड़ा, वही, तो वो पेगासस बोलते हैं। पेगासस नाम से ऑलरेडी भर भर की कंपनियां हैं, कुछ 250 कंपनीज है, रख लो। मतलब तुम जो नाम सोचोगे पहले कोई रख के बैठ गया है, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है। और जब तक तुम लोग कमाने लगोगे और नाम खा जाएंगे सारा, तो तुम लोगों को कुछ नया सोचना पड़ेगा, एकदम उल्टा पुल्टा जो किसी ने सोचा नहीं है, ठीक है। जीरोधा नाम सुनो? अब जीरोधा इनका अपना बनाया हुआ नाम है, ऐसा कोई नाम पहले से था नहीं, तो ये यूनिक है, मिल भी गया। वो लोग उसको बोलते भी कि जीरोधा का फुल फॉर्म क्या है? जीरो अवरोध। अवरोध मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध इज अ संस्कृत वर्ड मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन। तो जीरो ऑब्स्ट्रक्शन, बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जीरोधा वही तो है कि डीमैट अकाउंट खोल के फ्री में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करता है, निखिल कामत और नितिन कामत की कंपनी। तो उन्होंने एक नया नाम सोचा जीरोधा, तो वो तो यूनिक सोचा ना, तो वैसा कुछ नहीं, बना लो कंपनी। तो द फर्स्ट स्टेप इज रिजर्वेशन ऑफ अ यूनिक नेम फॉर द कंपनी। और ये सब कौन रिजर्व करता है? गुड़गांव। याद करना है, पहले मैं याद कराऊंगा, फिर ऑब्वियसली मैं वेटिंग टाइम दूंगा, फिर तुम याद करना। एग्जाम में आया लिस्ट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो तुमको ये 9 डब्बा याद करना है कि नहीं करना है? मैंने देखो बाजू में क्या लिखा है, ICI, और फिर तो 9 स्टेप। पहले मैं याद करा दूं। स्टेप नंबर 1, पहले तो भैया आप ये सोचो कि आपको प्राइवेट कंपनी बनाना है कि पब्लिक कंपनी। फर्स्ट बॉक्स पढ़ो फटाफट। सेकंड आपको क्या करना है? नाम रिजर्व करना है। अच्छा, नाम कितने दिन रिजर्व होगा? आई एम गिविंग यू ऑप्शन, 20 डेज, 30 डेज, 50 डेज, 60 डेज। 20 डेज। इन ध्यान सुनो, इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे जब नाम रिजर्व करते हैं, इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे जब नाम रिजर्व करते हैं तो कितना डेज? 20 डेज। और जब एक पुरानी कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो कितना डेज? 60 डेज। ये देखो, ये लाल डब्बा पढ़ो। अब तो चैप्टर 3 मोआ हुआ पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी, ये उसमें था ही नहीं, याद करो लाल डब्बा।
लाल डब्बा याद किया? मैं सवाल पूछूंगा, लास्ट बेंच, ठीक है? तो हाँ, तुम बताना। इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी नाम रिजर्व करना चाहती है, कौन सा ऐप यूज होगा? स्पाइस प्लस। कितने दिन नाम रिजर्व होगा? 20 डेज। एक पुरानी कंपनी है एग्जिस्टिंग जो अपना नाम चेंज करना चाहती है, तो वो कौन सा ऐप यूज करेगी? रन। फुल फॉर्म बोलो। रिजर्व यूनिक नेम। कितना दिन नाम रिजर्व होगा? 60 डेज। एकदम क्लियर है? अच्छा, तुम स्पाइस का फुल फॉर्म बोलो। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है? इधर आ जाओ। स्टेप 1, पहले आप डिसाइड करो प्राइवेट है कि पब्लिक कंपनी। अभी तुम लोग ऐसे करके तो तुम लोग को रिवाइज करने मतलब रोक के पढ़ाना चालू करना पड़ेगा, मतलब बोला हुआ भी तुम छोड़ो। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? डिटरमाइन कि आप क्या चाहते हो, प्राइवेट की पब्लिक। नंबर 2, रिजर्व अ नेम। थर्ड, ड्राफ्ट द मोआवा। अब नीचे आओ। चौथा स्टेप, सबमिट द मोआवा। पांचवा स्टेप, कंसेंट। जिन लोगों को आप अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स बनाओगे उनका कंसेंट ऑब्टेन करो, फाइल करो। छठा स्टेप, सबमिट डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस कि हमने इनकॉर्पोरेशन का सब कुछ कंप्लाई किया है, ठीक है? साइंड बाय ए प्रोफेशनल, सीए, सीएस, सीएम में एडवोकेट। क्लियर है ये बात? ठीक है, नीचे आ जाओ। फिर उसके बाद अब आपको क्या देना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन फीस। फिर आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर 30 दिन के अंदर आप अपने एड्रेस प्रूफ को जमा कर सकते हैं INC 22 में। 30 सेकेंड्स, लर्न द 9 बॉक्सेस। एग्जाम में डब्बा बना के बताना, ऐसे लिखना 1 2 3 4 6 7 8 9। ये डायग्राम इंस्टीट्यूट किताब का है। अरे होया क्या? ठीक है, 9 स्टेप। तुम बताओगी? बोलो, बैठे बैठे बोलो। तुम तो लास्ट में चलेगी। स्टेप्स मतलब सीक्वेंस। नंबर 1 क्या करोगी? हाँ, कि वो प्राइवेट बनाना चाहती हो कि पब्लिक की ओपीसी। नंबर 2, नेम रिजर्व। नंबर 3, ड्राफ्ट। मोआवा पे 2 पॉइंट है, एक है ड्राफ्ट और चौथा सबमिट। फिर 5वां, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, फाइल करना है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस बाय सब्सक्राइबर्स एंड प्रोफेशनल, CAS CM में एडवोकेट। 7 नंबर, इनकॉर्पोरेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, रोकड़ा इसका मतलब। 8 नंबर, ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 9 नंबर, एड्रेस प्रूफ जमा करना है, ठीक है? ये हरा डब्बा में क्या लिखा है? तो मतलब नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सारे जमा करने पड़ेंगे। हाँ, करेंगे ना। नंबर 2, हमें क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म नंबर INC 11। अच्छा जी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे 2 नंबर रहता है, सिन, पैन। याद है कि नहीं? सिन का फुल फॉर्म, वेरी गुड। पैन का फुल फॉर्म वो पता है, ठीक है? अच्छा, सिन का पूरा एक्सप्लेनेशन, सिन में क्या क्या होता है आएगा क्या? क्या लिखा है? रेफ, तो मतलब नीचे आऊं। पेनल्टी, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फॉल्स पर्टिकुलर्स जमा किए हैं या इंपॉर्टेंट मटेरियल पर्टिकुलर्स को सप्रेस किया है तो सजाए मौत नहीं, सजाए 447। सजा क्या मिलेगी? 447। अच्छा, यही तो वो टाइम था जब अपने मेगा मिनी याद किए थे। मेगा 447 कौन कौन बोल सकते हैं? हाथ उठाओ फटाक से अभी। बेशर्मो, नालायकों, बदतमीजों। 447 तो याद होना चाहिए। कितनी बार बैच में रिवाइज कराया हूं मैं। 4 मेगा खाली पूछ रहा हूं, मिनी नहीं पूछ रहा हूं। मेगा, मेगा तो बोलोगे मुंह पे होना चाहिए। 6 महीने से लेकर 10 साल तक का जेल एंड पेनल्टी कितना? 100% से लेके 300%। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 6 महीना की मिनिमम 3 साल। वेरी गुड। अच्छा, मिनी 447 बोलो। ये हार्ड है, ये मैं बोल देता हूं। मिनी 447 में सर सजा कम होती है, जेल अप टू 5 years या पेनल्टी अप टू 50 lakhs या फिर बोथ और बोथ, ठीक है?
लेकिन मिनी 447 लगता कब है? जब सर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्टेड नहीं हुआ और जब आपका फ्रॉड अमाउंट बहुत ही कम है। सर फ्रॉड अमाउंट कितना कम है? योर फ्रॉड अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू लोअर ऑफ 10 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर 1%। तो अगर आपका फ्रॉड अमाउंट 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर उससे भी कम है और जनता भी अफेक्टेड नहीं हो रही है, तो मैक्सिमम जेल कितना? 5 साल, जो कि जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज मिनिमम जेल कुछ बोला हुआ। और OR पेनल्टी कितना? 50 लाख। मिनिमम कितना बोला हुआ नहीं है, और बहुत 10 मिनी 447। हमेशा याद रखना, एग्जाम में जब तक आपसे मिनी 447 ना पूछा जाए आपको बताना नहीं है। आपको सिर्फ कौन सा बताना है? रेड वाला बताना है, ब्लू नहीं। क्लियर है? 447। एक बात बताओ, ये मेगा 447 जो दिख रहा है बोर्ड पे, ये कंपाउंडेबल है क्या? कंपाउंडेबल मतलब सॉरी नहीं चलेगा, सजा कम नहीं होगी। एंड वाले कंपाउंडेबल नहीं होते, और वाले कंपाउंडेबल होते हैं। वेरी गुड। ये सब तो मेरा एक्सप्लेनेशन है नहीं। बाप रे, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑरेंज बॉक्स, पूरा याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। वंस नंबर 1, वंस एक बार मैं तुमको 30 सेकंड्स दे रहा हूं, ये ऑरेंज डब्बा याद करो, फिर मैं बोलूंगा। अब पूछूं मैं कोई से क्या? रहना तो मैं ही बोल लेता हूं। Once the certificate of incorporation has been issued by the government, it is deemed that all the legal formalities related to incorporation has been duly complied with. Nobody can now challenge the existence of a separate legal entity, the company and its incorporation. However, other consequences shall follow, such as the subscribers will be penalized and NCLT may shut down, wind up or dissolve the company. ठीक है, पैदा तो हो गया, उसकी पैदाइश को हम चैलेंज नहीं कर सकते पर मारा जा सकता है। NCLT क्या कर सकता है? NCLT क्या क्या ऑर्डर पास करता है? चेंज द नंबर 2, मेक द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, strike off the company, wind up the company or any other suitable order. NCLT इस तरह का ऑर्डर पास करने के पहले हेयरिंग का मौका देगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एंड जितने भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी कर लिए उसको कंसिडर करेगी। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म वो लड़का बोल चुका, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। ये पूरा हरा डब्बा क्या है? रेफरेंस। ठीक है, बाजू वाले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर है 24। पहुंच गए सब? ठीक है, ये ब्राउन कलर में कुछ हाइलाइटर किया हुआ है, बगल में लिखा हुआ है MCQ। कितना रुपया कैपिटल होने से मुझे रजिस्ट्रेशन फीस, इनकॉर्पोरेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी? मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल 15 लाख। ठीक है, एंड सपोज वी आर अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तब मैक्सिमम 20 मेंबर्स। तो इसमें आपका इनकॉर्पोरेशन फीस बच जाएगा। बहुत बढ़िया। स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। स्टेप नंबर 1, रिजर्व यूनिक नेम इन द स्पाइस प्लस फॉर 20 डेज। ठीक है, तो आप 20 दिन के लिए नाम रिजर्व कर दो, स्पाइस प्लस का पार्ट ए भर के जमा कर दो। अभी 20 दिन के अंदर पार्ट बी भरना है, तो 20 दिन के अंदर आप क्या भरोगे? पार्ट बी। उसमें आपको ये सब कुछ लगाना पड़ेगा। नंबर 1, खाली ऑरेंज कलर बोलो ना, INC 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35। वेट, 32 से 35 लगातार है। 32 क्या है? स्पाइस प्लस इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म। 33 क्या है? ई मोआ। 34 क्या है? ई ओआ। 35 क्या है? अजाइल प्रो एस। सही है। वेट, अब तो तुम लोग को मोआ हुआ भी पता है, चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है। मोआ का टेबल नंबर बोलो ए, ओआ का टेबल नंबर बोलो F। तो ये उसी के बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। ये अजाइल प्रो एस का फुल फॉर्म याद करो।
ठीक है ना? ये एक बार रीड किया हुआ रहना चाहिए कि कल को एग्जाम में अगर आगे अजाइल प्रोसेस का फुल फॉर्म क्या, तो 4 ऑप्शन में से देख के इतना बता दो कि ये सही आंसर है और ये गलत आंसर है। समझ में आ रहा है बात ना? कोई परफेक्ट रट्टा नहीं करना, पर एक बार रीड मारा हुआ होना चाहिए कि ऑप्शंस देख के हम समझ जाए कि भाई ये सही आंसर है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि अजाइल प्रोसेस का फुल फॉर्म बताओ 4 मार्क्स, ये आना हो तो 1 मार्क का एमसीक्यू में आएगा, तो ऑप्शन तो अगले लिख के देंगे। तो आपका इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए कि आप देख के समझो भाई ये सही है और ये गलत है, बस। अब इधर चालू, नेक्स्ट क्या? INC 9, व्हाट इज दैट? डॉक, DOC, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस बाय द सब्सक्राइबर्स एंड द फर्स्ट डायरेक्टर्स, की हमने सारा नियम फॉलो किया है। अच्छा, फिर डायरेक्टर्स DIR के नाम से 2 फॉर्म है, DIR 2, DIR 12। DIR 2 क्या होता है? फर्स्ट डायरेक्टर्स का कॉन्सेंट, और DIR 12 क्या होता है? डिटेल्स ऑफ योर डायरेक्टर्स टू बी फाइल विद ROC, उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? रजिस्टर, G नंबर, पैसा, रजिस्ट्रेशन फीस, और लास्ट वाला क्या है? एड्रेस प्रूफ। जो रजिस्टर्ड ऑफिस आपने घोषित किया है ना, उस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। इसके 2 ऑप्शन है, अगर आपके पास अभी अवेलेबल है तो स्पाइस प्लस के साथ ही लगा दो, और अभी अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट 30 डेज में INC 22, तुम लोग तो जानते हो, whenever you change your office you have to file INC 22 with the ROC informing them the address of the new office, है ना? तो INC 22 अब तो तुमको इजी लगेगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आज बता दे स्पाइस प्लस में, नहीं तो 30 दिन के अंदर INC 22 जमा करके बता देना रजिस्टर ऑफिस क्या है। क्या रजिस्टर ऑफिस हम लोग भविष्य में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया। ये इनकॉर्पोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ मेंटेन करोगे? स्टेप 3, वो CRC प्रसन्न होगा और हमको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, INC 11, जिसके अंदर 2 नंबर होते हैं, सिन, पैन। ये सब तो रेफरेंस है। ब्लू में आ जाओ, ब्लू के बगल में क्या लिखा है? रेफरेंस नहीं, ICAI, तो पढ़ना पड़ेगा ना। आओ पढ़ते हैं। नाडो, सबसे पहले तो नाडो का फुल फॉर्म बोलो मेरे को। नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब सुनो, वो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना आपके, जैसे पब्लिक कंपनी में 7 सब्सक्राइबर्स, तो 7 सब्सक्राइबर का नाडो, और उनके साइन के बगल में एक विटनेस का साइन होगा, विटनेस का भी नाडो। तो सब्सक्राइबर का नाडो एंड विटनेस का नाडो। पॉइंट नंबर 1, रीड। क्या हो गया? पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं। नंबर 1 क्लियर है? सब्सक्राइबर का नाडो एंड विटनेस का नाडो, बहुत बढ़िया। नंबर 2, हमारा सब्सक्राइबर इलिटरेट है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमको क्या चाहिए? उसका थंब इंप्रेशन, एंड उसकी बिहाफ में एक आदमी उसके सिग्नेचर के बगल में साइन कर देगा, ऑथेंटिकेट करने के लिए कि थंब इंप्रेशन जेन्युइन है। पढ़ो, वेयर सब्सक्राइबर इज इलिटरेट, अफिक्स हिज thumb impression and the person writing for him shall authenticate it by his own signature beside his thumb impression। क्लियर है? 3 नंबर और 4 नंबर एक साथ, यहां क्या लिखा है? द सब्सक्राइबर इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सब्सक्राइबर इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। 1 और 2 में सब्सक्राइबर क्या था? इंसान। 3 और 4 में सब्सक्राइबर इंसान नहीं है, तो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। नंबर 3 में क्या है? बॉडी। नंबर 4 में क्या है? LLP। तो यहां पे कौन साइन करेगा? कॉमन सेंस। बॉडी कॉर्पोरेट में उस बॉडी कॉर्पोरेट का जो भी डोई है, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड रेजोल्यूशन, वो साइन करेगा। और LLP के केस में वन ऑफ द पार्टनर ऑथराइज्ड बाय ऑल द पार्टनर्स, वो साइन करेगा। इंपॉर्टेंट, ये क्या कलर है? ये ऑरेंज कलर का जो डब्बा है, ये महा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर और 4 नंबर में जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो बॉडी कॉर्पोरेट LLP के बिहाफ में साइन कर रहा है, वो खुद अलग से उस कंपनी का मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब वो इन इज ओन कैपेसिटी अलग से सब्सक्राइबर भी है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब मान लो एक कंपनी बन रही है एक्स लिमिटेड, ठीक है, वी आर अ बॉडी कॉर्पोरेट, हमने अपने एक डायरेक्टर को ऑथराइज किया कि तुम एक्स लिमिटेड में बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ में से साइन मार दो, तो ये डायरेक्टर हमारे बिहाफ में सब साइन कर रहा है, ये खुद एक्स लिमिटेड का अलग से सब्सक्राइबर होना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी LLP का नाम है सिद्धार्थ एंड विकास क्लासेस LLP, करेक्ट। सपोज हमारी LLP एक कंपनी में मेंबर बन रही है, कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है,
तो सिद्धार्थ एंड विकास एलएलपी ने के जो सारे पार्टनर्स हैं उन्होंने मिलके वन ऑफ द पार्टनर सिद्धार्थ को ऑथराइज कर दिया कि वो एक्स लिमिटेड के मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर के तौर पे साइन कर दे। तो एक्स लिमिटेड के मेमोरेंडम में एलएलपी का एक पार्टनर साइन कर रहा है सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ अलग से एक्स लिमिटेड का सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ में सब्सक्राइबर, तो अलग से खुद सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए। भाई समझ में आ रहा है क्या? मैं तो समझाना चालू कर दिया, ठीक है ना? ये ब्राउन क्लियर है? नीचे आ जाओ। ई और एफ क्या है? ई और एफ क्या है? सब्सक्राइबर गोरा है, फॉरेनर। तो अगर फॉरेनर हमारा सब्सक्राइबर है तो साइन कैसे किया जाएगा? उसके साइन को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? बोलता है हिज सिग्नेचर शैल बी नोटराइज्ड बाय अ नोटरी पब्लिक एंड ऑल्सो ऑथेंटिकेटेड बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलेट ऑफिस। मतलब वो जो फॉरेन एम्बेसी होता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्सुलेट ऑफिस, वो लोग भी साइन करके ऑथराइज करेंगे। फॉरेन एम्बेसी मतलब तुम लोगों ने कभी भी देखा होगा, कोई कोई गाड़ी का ब्लैक नंबर प्लेट होता है और नंबर गोल्डन में लिखे रहते हैं। तुम देखना कोई कोई गाड़ी जाती रहेगी, बढ़िया गाड़ी रहेगी, हमेशा लोगों की महंगी वाली पॉश वॉश टाइप की गाड़ी रहती है, ब्लैक नंबर प्लेट और गोल्डन में लिखा हुआ, फॉरेन एम्बेसी का गाड़ी है वो, ठीक है। जैसे अपने यहाँ इसी शहर में बहुत सारे बड़े बड़े देशों का फॉरेन एम्बेसी देखा है मैंने। आई हैव बीन टू अमेरिकन सेंटर, ब्रिटिश काउंसिल, ऑस्ट्रेलियन सेंटर, कनेडियन सेंटर, ये सब का फॉरेन एम्बेसीज यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो जो चौरंगी रोड वाला एरिया है ना, थिएटर रोड, पार्क स्ट्रीट वगैरह, उसी इलाके में सारे बड़े बड़े फॉरेन एम्बेसीज है। एक अलीपुर में ग्रीस का, ठीक है। तो ये सारे फॉरेन एम्बेसीज जो होते हैं ना, ये अगर कोई गोरा है इनके देश का, वो अगर इंडिया में कंपनी में सब्सक्राइबर बनना चाहता है तो उसका साइन नोटरी भी ऑथराइज करेगा, और वो गोरा जिस देश का गोरा है उस देश का जो कॉन्सुलेट ऑफिस है, मतलब फॉरेन एम्बेसी है, वो भी ऑथेंटिकेट करेगा कि सिग्नेचर जेन्युइन है, ठीक है। सपोज द गोरा हैज कम टू इंडिया, द कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड व्हेन द गोरा इज ऑन विजिट टू इंडिया। तो वो इंडिया में खुद पधारा हुआ है, तब एक कंडीशन है कि उसके पास वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए। बिजनेस वीजा, पर्सनल वीजा नहीं है। देखो कौन सा वीजा? बिजनेस वीजा, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर वो गोरा गोरा है ही नहीं, वो ब्राउन है, मतलब ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तब उसको वैलिड बिजनेस वीजा की जरूरत नहीं है। फॉर्म नंबर INC 8, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। प्रोफेशनल का मतलब CA, CS, CMA, एडवोकेट, ठीक है। और वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी साइन करके देंगे कि हाँ ये सब हमने लीगल कंप्लायंस किया है। INC 9, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, वही कि हमने सारा लीगल कंप्लायंस किया है और पिछले 5 साल में वी हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी फ्रॉड और एनी फ्रॉड कनेक्टेड टू द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी अदर कंपनी। 5 साल में हमारे खिलाफ कोई भी फ्रॉड का कन्विक्शन नहीं हुआ है। हटा दें सेक्शन 9, तो सर इतना सा जो व्हाइट कलर में लिख रहा है, ठीक है। फाइनली आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नाउ द कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी अगर सेपरेट लीगल एंटिटी तो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है ना, टू सू एंड टू बी सूड अपॉन, अपने नाम पे प्रॉपर्टी, असेट्स, लायबिलिटीज होल्ड कर सकता है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकता है, ये सारे पावर आ जाएंगे। एंड जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे अब वो क्या कहलाएंगे? मेंबर्स। रीड करो ये पूरा, रीड राज पर देना पूरा। क्लियर? ग्रीन डिब्बा तो अपने को चाहिए नहीं। नीचे देखो केस लॉस दिख रहे हैं, केस लॉ में बस जो हाईलाइटर वही देखो। ये केस लॉस का नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला होगा नहीं याद करें, बिकॉज केस लॉ में वही बोला है जो सेक्शन में बोला है। केस लॉ मेरे लिए इंपॉर्टेंट तब होता है जब वो कुछ हटके बोले। जैसे हम लोग बोलते हैं नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग 21 क्लियर डेज मैंडेटरी, लेकिन शैलेश हरिलाल शाह के केस में क्या बोला? 21 डेज मैंडेटरी, तो अलग बोल दिया ना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्जरीज नलिटी, पर कृष्ण एंड मंडल ब्रदर्स के केस में क्या बोला गया कि इफ अ कंपनी हैज साइंड और एक्टेड थ्रू अ पर्सन विद ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी देन द कंपनी इज बाउंड बाय द ट्रांजैक्शन। तो हटके बोल रहा है ना, तो इंपॉर्टेंट है। ये वही बोल रहा है जो ऊपर लिखा है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
सेक्शन 10A की समरी 2 लाइन में ऊपर मैंने हाथ से लिखी है, पढ़ो। हर कंपनी को 180 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी में फॉर्म जमा करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर क्या है? 10A। फॉर्म नंबर क्या है? 20A। ठीक है, आईएनसी 20A जमा करना पड़ेगा आरओसी में। कितने दिन के अंदर? 180 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड दिस फॉर्म विल बी साइंड बाय सीए, सीएस या सीएम में। इस फॉर्म का 2 ही मकसद है। एक ये बताना कि हे आरओसी, सब्सक्राइबर्स ने मेमोरेंडम के अंदर कसम खाई थी कि इतना शेयर्स खरीदेंगे, वो पैसा ले आए हैं और शेयर खरीद लिए हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस का जो फॉर्म होता है आईएनसी 22 या स्पाइस प्लस, वो जमा हो चुका है, हमने अपना एड्रेस प्रूफ जमा कर दिया है। तो ये 2 मकसद है और ये फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा। नहीं जमा करने पे सर पेनल्टी है। कितनी पेनल्टी? कंपनी पे 50,000, ऑफिसर पे 1,000 पर डे अप टू। और अगर कल को आरओसी ने तफ्तीश की, चेकिंग की और उसको पता चला कि ऐसा कोई ऑफिस कंपनी है ही नहीं, तो वो स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। स्ट्राइक ऑफ का स्ट्राइक ऑफ का सेक्शन नंबर बोलो। 248 बोल रहे हैं ना तुम लोग? 10A3 थोड़ा है, स्ट्राइक ऑफ का सेक्शन तो 248 है ना। अरे याद नहीं कराया था क्या? 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। मैंने बोला था स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब होता है लिक्विडेटर की जरूरत ही नहीं है। कंपनी खोखली है तो आके बेचेगा क्या, चुकाएगा क्या? कंपनी को डायरेक्ट बंद कर देंगे, इसको बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ इंटर में नहीं आता, कहाँ आता है? फाइनल में। स्ट्राइक ऑफ का सेक्शन नंबर क्या होता है? 248। याद करने का तरीका भी सिखाया था। तुम्हारे कंपनी लोग का सिलेबस कहाँ था कि 148, 100 जोड़ दो 248, या फिर दूसरा तरीका 2 to the power 1, 2 4 8, 248। या आईसीए का एग्जाम्पल कराया था, इन्होंने आंसर गलत दिया, डेज गलत काउंट किया है, याद है? अब हम किस में आ चुके हैं? ओपी से। एक बार पलट के देख लो क्या बचा है। आई थिंक 5-6 पेज होगा कुछ। ठीक है, जस्ट लुक एट द बोर्ड। ठीक है, अब आप लोग ओपीसी में आ गए तो ओपीसी रिवाइज करा रहा हूँ, इधर ध्यान से। मैंने एक ओपीसी खोला, ओपीसी के नाम में लास्ट में आप क्या लिखते हो? प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में एक बंदा मेंबर होगा और एक नॉमिनी पक्का होएगा, क्योंकि एक ही मेंबर है, मर गया तो बैकअप के लिए एक नॉमिनी चाहिए। सर नॉमिनी प्राइवेट पब्लिक कंपनी में भी होता है पर कंपलसरी नहीं है, यहाँ कंपलसरी होता है। ठीक है, देयर हैज टू बी 1 मेंबर एंड 1 नॉमिनी। तो सपोज मैंने मान लो एक ओपीसी खोला, तो उसमें मैं मेंबर हूँ और मैंने नॉमिनी अपने भाई को बना दिया। इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। एक मनुष्य एक ही ओपीसी खोल सकता है, मल्टीपल ओपीसी। तो तुम सब यहाँ बैठे हो, तुम लोग कितनी ओपीसी खोल सकते हो? एक। यू ऑल कैन बी अ मेंबर ऑफ ओनली 1 ओपीसी, बट आई एम आस्किंग यू, इन हाउ मेनी प्राइवेट कंपनीज कैन यू बी अ मेंबर? तुम कितनी प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो सकते हो? अनलिमिटेड। तुम कितनी पब्लिक कंपनी के मेंबर हो सकते हो? अनलिमिटेड। स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते ही है ना, तो कोई बंदिश है क्या कि इतना ही कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हो? नहीं। तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी में आप कितने में मेंबर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर ओपीसी, कितने ओपीसी में आप मेंबर हो सकते हो? सिर्फ एक इंसान एक ही ओपीसी हो सकता है, ज्यादा नहीं। वैसे ही आप एक ही ओपीसी में क्या हो सकते हो? नॉमिनी। आप मल्टीपल ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकते, एक ही में नॉमिनी। तो मान लो कि मैं एक ओपीसी का मेंबर हूं और एक दूसरे ओपीसी का नॉमिनी हूं, चलेगा? मैं मनुष्य एक ओपीसी का मेंबर हूं और दूसरे ओपीसी का मैं, चलेगा? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज मैंने एक ओपीसी खोला, मैं मेंबर, और मैंने विकास भैया को अपना नॉमिनी बना दिया, मेरे छोटा भाई को। ठीक है, अच्छा ओपीसी के मोआ में कितने क्लॉज होते हैं? 7। नसॉल कैन, नसॉल का तो ठीक है, लास्ट का एन क्या है? नॉमिनी। तो नॉमिनी का नाम आपको लिखना पड़ता है। यानी एक बात सुन लो, जब जब नॉमिनी चेंज होगा तब तब मेमोरेंडम भी चेंज होगा, जब जब नॉमिनी चेंज होगा तब तब मेमोरेंडम चेंज होगा, जब जब नॉमिनी चेंज होगा
आपको आरओसी के पास अपना रिवाइज्ड मेमोरेंडम जमा करना पड़ेगा। याद करो, आपको अपना रिवाइज्ड मेमोरेंडम, ओपीसी में ना 2 ही फॉर्म पढ़ने हैं। ओपीसी में चौका छक्का, आईएनसी 4, आईएनसी 6, बस यही 2 फॉर्म आएंगे, बाकी सारे फॉर्म डिलीट हो चुके हैं। 2, 3, 5 नहीं है, सिर्फ 2 ही फॉर्म आएगा ओपीसी में, चौका छक्का। आईएनसी 4 किस लिए होता है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ द मेंबर और अ चेंज ऑफ द नॉमिनी इन ओपीसी यू फाइल आईएनसी 4, ठीक है। और अगर आप अपनी ओपीसी को प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो देन यू फाइल आईएनसी 6। याद रहेगा क्या? अभी ठीक है ना? देखो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? गुड। इधर देखो, ये जो बंदा नॉमिनी है अपना, ये कंसेंट लिख के देगा कि नहीं? पहले इसके कंसेंट के लिए फॉर्म होता था जो अब बंद हो गया है। अब ये अपना कंसेंट स्पाइस प्लस में ही दे देगा। पढ़ो क्या लिखा है, कंसेंट इन। इसके कंसेंट का पहले जो फॉर्म था आईएनसी 3 वो हट गया, अमेंडमेंट आ चुका है पहले, ठीक है, साल भर 2 साल हो गया उसको। डन है ये? ओके। एक सेकंड, एक बात बताओ, क्या ओपीसी का मेंबर एक आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है क्या? ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी केवल एक नेचुरल पर्सन हो सकता है जो कि इंडियन सिटीजन है, जो रेसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। रेसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इधर देखो, ओपीसी के इनकॉर्पोरेशन में सारे फॉर्मेलिटीज सेम है। स्टेप 1 नाम रिजर्व करो 20 डेज। स्टेप 2 इनकॉर्पोरेशन वगैरह सब चीज, बस एक एक्स्ट्रा बात बोल देना कि आईएनसी 32 स्पाइस प्लस में नॉमिनी का कंसेंट भी जाएगा। हाइलाइटर दिख रहा है क्या? नॉमिनी कंसेंट का फॉर्म हट गया है, तो नॉमिनी कंसेंट आजकल स्पाइस प्लस में चलता है। ये बात बस एक्स्ट्रा बोली, बाकी सेम है। वही 20 डेज के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, ठीक है। इधर नॉमिनी मेंबर अगर मर जाए या मेंबर अगर इनकैपेसिटेटेड हो जाए, इनकैपेसिटेड मतलब अनसाउंड माइंड, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, तो उस केस में मेंबर तो हट जाएगा, नॉमिनी विल इमीडिएटली बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये हरा डब्बा के बगल में क्या लिखा है? ओपीसी को बहुत सारे एग्जामिशंस है कि नहीं है? है ना? ठीक है, मैं हटा दूं। स्टार्ट हो गया। पॉइंट नंबर 1, एलिजिबिलिटी एंड प्रोहिबिशन। एलिजिबिलिटी, एक बार अपने आप पढ़ो। पढ़ा? अगर आप किसी ओपीसी के मेंबर या नॉमिनी बनना चाहते हो तो आपके अंदर 3 विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, यू शुड बी अ नेचुरल क्या आर्टिफिशियल? क्या एचयूएफ चलेगा? एचयूएफ नेचुरल पर्सन होता है, फिर भी नहीं चलेगा। वो इनकम टैक्स में जो 7% की लिस्ट होती है ना, उसमें पहला तो क्या होता है? इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों नेचुरल पर्सन होता है, बिकॉज एचयूएफ इज कंपोज्ड ऑफ फैमिली मेंबर्स ना। तुम्हारे फैमिली में कोई आर्टिफिशियल पर्सन है क्या? नहीं। क्या हाँ बोल रहा? नहीं। मम्मी नेचुरल है, पापा भी नेचुरल है, और भी जो होंगे सब नेचुरल हैं। तो एचयूएफ इज कंपोज्ड ऑफ फैमिली मेंबर्स नो, एचयूएफ के अंदर तो सब नेचुरल पर्सन है, तो एचयूएफ को भी नेचुरल माना जाता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ नेचुरल पर्सन होता है, इसीलिए इंटर वाला जो इनकम टैक्स होता है ना, उसमें असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ रहता है पूरा। और जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं ना, उनका असेसमेंट ऊपर वाली क्लास में आता है, फाइनल में आता है। कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एओपी, बीओआई, एजेपी, वो सब ऊपर में आता है, ठीक है ना? समझ रहे हो बात को मैं क्या बोला? तो बोला नेचुरल पर्सन चाहिए, और संग संग क्या चाहिए? इंडियन सिटीजन, ठीक है, भारत का नागरिक। अच्छा, मेरी इंडियन सिटीजनशिप का प्रमाण क्या है? पासपोर्ट तो है ही सब, ठीक है, बवाल। और कुछ? आधार कार्ड, वेरी गुड। और वोटर कार्ड होता है ना, वोटर आइडेंटिफिकेशन। वोटर कार्ड अलग से होगा तुम लोग के पास? कितने के पास आधार कार्ड है? हाथ नीचे। किसके पास आधार कार्ड नहीं है? वोटर कार्ड कितने जन के पास है? कितने के पास वोटर कार्ड नहीं है, अलग से बनवाया ही नहीं? कुछ जन का नहीं बना हुआ है, ठीक है। पैन कार्ड किसके पास नहीं है? पैन भी नहीं है। वो तो ठीक है, आर्टिकलशिप के पहले बन ही जाएगा। आर्टिकलशिप में जाते हो तो पैन नंबर वो सब जमा देना पड़ता है, तुम्हारा अकाउंट खुलता है ना, वो उसमें स्टाइपेंड डालेगा ना थोड़ा सा, ठीक है, स्टाइपेंड होता है एक, ठीक है। नंबर 3,
रेसिडेंट होना मैंडेटरी है कि नॉट मैंडेटरी? हो भी सकता है, नहीं भी, पर फिर भी इन्होंने रेसिडेंट का डेफिनेशन दिया है। रेसिडेंट मतलब ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आप भारत में कितना दिन थे? 180 टू 120। सर ये हर जगह अलग अलग होता है। कंपनी लॉ के अंदर ही 3-4 फिगर है, इनकम टैक्स में अलग है, जीएसटी में अलग है, हर कानून में, फेमा में अलग है, तो अलग अलग याद करना है। यहाँ पे रेजिडेंट का मतलब कितना है? 120 दिन इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है, फिर भी इसको रखा हुआ है अभी तक, तो हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक इंसान कितने ओपीसी का मेंबर हो सकता है? एक इंसान कितने ओपीसी का वो हो सकता है तुम्हारा नॉमिनी? एक, मतलब मैं एक में मेंबर और एक में नॉमिनी, वो चलेगा। ये 3 प्रकार के प्रोहिबिशंस हैं। माइनर ओपीसी चालू नहीं कर सकता, सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी और एनबीएफसी भी ओपीसी नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज थे, मैं कराया था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक बड़ा सारा रूल है सर, अगले पेज तक जा रहा है। इसमें देखो आप 4 टॉपिक्स है। नंबर 1 नॉमिनी, 2 विड्रॉवल, मतलब नॉमिनी पीछे हट रहा है, मतलब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, छोड़ रहे हैं। नंबर 3 हमने ही नॉमिनी को बदल दिया। नंबर 4 मर गया मेंबर, ठीक है। पहली टॉपिक वहां पे हाउ डू यू अपॉइंट अ नॉमिनी, वो तो मैं बता चुका हूं। जब आप ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कराओगे तो स्पाइस प्लस के अंदर ही नॉमिनी का कंसेंट जाता है कि वो नॉमिनी बनने को तैयार है और वो किसी भी दूसरे ओपीसी में नॉमिनी नहीं है, तो ये नॉमिनी कंसेंट होता है। ये तो बनाने का तरीका है, और वो फाइल हो जाता है आरओसी में और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। वो ये रहा कि नॉमिनी का जो कंसेंट होता है वो आईएनसी 32 में चला जाता है और मेमोरेंडम में उसका नाम आ जाता है। ये फर्स्ट है। सेकेंड टॉपिक क्या है? विड्रॉवल। ये देखो यहाँ विड्रॉवल का पूरा डिस्कशन कहाँ पे किया हुआ है? कॉपी। थर्ड टॉपिक क्या है? चेंज ऑफ नॉमिनी, डिस्कशन कहाँ है? कॉपी। डेथ ऑफ अ मेंबर, डिस्कशन कहाँ है? कॉपी। तो ये तीनों कॉपी से कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। नॉमिनी जाना चाहता है, सपोज विकास भाई ने बोला कि ही डजंट वांट टू कंटिन्यू एज अ नॉमिनी, वो हटना चाहता है, तो वो विथड्रॉवल की एक नोटिस किसको देगा? मेंबर को भी देगा एंड ओपीसी को भी देगा। अब ये साउंड्स वियर्ड सर, हम ही तो ओपीसी, हम ही, पर ऐसे याद करना पड़ेगा बिकॉज एमसीक्यू में ऐसे ही आएगा। किसको किसको देगा? मेंबर को देगा एंड ओपीसी को देगा। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, फिर ये टाइमलाइन आ गया। टाइमलाइन में 2 टाइम लिमिट्स है, 15 दिन, 30 दिन। देखो आरओसी को कितना दिन में बता देंगे? 30 दिन, लेकिन 15 दिन के अंदर पहले मुझे एक नया नॉमिनी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नोटिस ऑफ विड्रॉवल रिसीव्ड फ्रॉम द नॉमिनी। अब 15 दिन के अंदर मैं एक नया नॉमिनी ढूंढूंगा, उससे कंसेंट लूंगा और अपनी ओपीसी को बता दूंगा कि मुझे नया नॉमिनी मिल गया है 15 दिन के अंदर। नंबर 1 member shall appoint a new nominee and number 2 member shall inform the OPC कि नया नॉमिनी आ गया है। ये वियर्ड लग रहा है सुनने में, मेंबर ओपीसी को बताएगा, पर ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। और 30 दिन के अंदर आप वो आरओसी को बता दोगे। नॉमिनी या मेंबर में कोई भी चेंज होता है तो उसका फॉर्म नंबर क्या है? 4। मैंने बोला यहाँ 2 ही फॉर्म आएगा, चौका छक्का, आईएनसी 4। आईएनसी 4 जमा करोगे कि नॉमिनी चेंज हो रहा है। अच्छा, मेमोरेंडम में भी तो चेंज होगा। मेमोरेंडम में विकास का नाम हटा किसी और का नाम आएगा, तो रिवाइज मेमोरेंडम भी जमा करना है। ऑल दिस जमा जुमा हैज टू बी डन विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर ओपीसी शैल फाइल आईएनसी 4। आईएनसी 4 के अंदर नए वाले नॉमिनी का कंसेंट भी जाएगा, रिवाइज्ड मेमोरेंडम, एंड नंबर 3 नोटिस ऑफ विड्रॉवल, जो नोटिस दिया था ना विकास ने, वो भी जाएगा। तो ये विड्रॉवल का प्रोसीजर है पूरा। नेक्स्ट क्या है? मतलब वो विड्रॉ नहीं कर रहा है, हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पे कोई नोटिस तो आएगा नहीं। जिस दिन मैं सोचूंगा चेंज करना, मैं एक नया नॉमिनी जुगाड़ करूंगा और 30 दिन के अंदर आरओसी को बता दूंगा। तो नंबर 1 मेंबर, मैंने नॉमिनी चेंज कर दिया और नए नॉमिनी से मैंने कंसेंट ले लिया। अब 30 दिन के अंदर आरओसी को बताएंगे सर वही सेम चीज, आईएनसी 4 एंड नॉमिनी कंसेंट एंड रिवाइज मेमोरेंडम। डेथ, what happens in case of death or incapacity? एक बार सोचो, मैं सिद्धार्थ
ओपीसी का मेंबर मर गया या इनकैपेसिटी हो गया, तो जो मेरा नॉमिनी है विकास, वो हाथों हाथ क्या बन जाएगा, मेंबर। वो मेंबर बन जाएगा, देयर इज अ चेंज इन मेंबरशिप, देयर इज अ चेंज इन, पहले मेंबर कौन था, सिद्धार्थ, अब मेंबर कौन है, विकास, देयर इज अ चेंज इन मेंबर। प्लस नॉमिनी अगर मेंबर बन गया तो नॉमिनी का स्थान तो खाली हो गया ना, तो एक नया नॉमिनी विकास लेके आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस, मेंबर चेंज हुआ है, नॉमिनी चेंज हुआ है, आरओसी को बताएंगे नहीं बताएंगे, कौन सा फॉर्मेंसी 4, 30 दिन के अंदर। लेकिन पहले 15 दिन के अंदर विकास एक नया नॉमिनी जुगाड़ेगा कि नहीं जुगाड़ेगा, जुगाड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट, मर गया मेंबर, मेंबर डाइस, नॉमिनी मम्मी बिकम्स द न्यू नॉमिनी, ठीक है, वो डिसाइड वो विकास करता रहेगा। 15 दिन के अंदर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में नॉमिनी मम्मी को लिया था, ठीक है, विकास को नहीं लिया था, मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मेंबर मरा, नॉमिनी हाथों हाथ मेंबर बन जाएगा। 15 दिन के अंदर जो नॉमिनी अब मेंबर बन चुका है वो एक नया नॉमिनी ढूंढेगा और उससे कंसेंट लेगा, और 30 दिन के अंदर INC4 जमा होगा जिसमें नए नॉमिनी का कंसेंट होगा, मेरे डेथ सर्टिफिकेट का प्रूफ होगा, ठीक है, रिवाइज्ड मेमोरेंडम होगा, वो सब जमा किया जाएगा। लास्ट, OPC shall file with ROC INC4 change of member, change of nominee and the new nominee consent. पेनल्टी, ये ओपीसी में जितना भी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये सब सेक्शन में लिखा है कि रूल्स में लिखा है। अगर आपने इसको नहीं माना तो पेनल्टी कितनी है, कंपनी और ऑफिसर दोनों पे है, ठीक है। कितनी पेनल्टी है, 5000, और पर डे की पेनल्टी कितनी है, 500। कन्वर्जन, पेज नंबर 33, मेरी बात को बात सुनना सब कोई, ठीक है। ए भाई इसको छोड़ दो, बाजू में मैंने ये अपेंडिक्स लिखा है, अब तो जो जो इसमें लिखा है सब तुमको आता है। फर्स्ट पॉइंट, ORSR का मतलब क्या होता है, सेक्शन 114 पढ़ चुके हैं, सेक्शन 114 जनरल मीटिंग खत्म है अपना। नंबर 2, कन्वर्जन करने के लिए सेक्शन 18 फॉलो होता है ना, कन्वर्जन, यू वांट टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ कंपनी इनटू, कन्वर्जन चैप्टर 4 भी तो पढ़ चुके हैं। You want to convert one type of company into another type of company, you have to follow section 18। section 18 के steps क्या होते हैं, कौन बताएगा? Change the MOA, change the OA, no change in AL, CL, asset liability, contracts और litigation में कोई change नहीं होता। एक बार ना सब कोई पेज नंबर 4.3 पे जाके आओ। 4.3 में ऊपर एक डायग्राम होगा, ताको 4.3 में ऊपर एक डायग्राम होगा, ताको पढ़ो डायग्राम को। पढ़ लिया? यू वॉन्ट टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ कंपनी इनटू अनदर टाइप ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1 बोलो क्या है? चेंज ऑफ मोआ बाय पासिंग। पॉइंट नंबर 2, चेंज ऑफ ओआ बाय पासिंग। नंबर 3 क्या लिखा है? नो चेंज इन AL CL, असेट लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट लिटिगेशन में कोई चेंज नहीं। और कन्वर्ट होने पे आरओसी आपको क्या दे देता है? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वापस आ जाओ यहीं पे। जनरल मीटिंग चैप्टर पढ़ चुके, उसके अंदर सेक्शन 122 भी डिटेल में पढ़ा दिया मैंने। ओपीसी वाले ORSR कैसे पास करते हैं? एंटर द रेजोल्यूशन इन द मिनट्स बुक, डेट इट, साइन इट, द ORSR इज डीम्ड टू बी पास्ड। तो अब तो ये आता है ना। अब बगल वाले पेज पे आ जाओ। ठीक है, मैं एक चीज लिखा रहा हूं अभी तुम लोग को। यू ऑल कम टू पेज 29।
बोलूँ मैं? याद रखना ओपीसी में 2 ही फॉर्म्स है, चौका छक्का बोल के याद रख लो ऐसा। INC4 INC6, INC4 किस चीज़ के लिए होता है देख के बोलो? चेंज ऑफ मेंबर, चेंज ऑफ नॉमिनी, जो अभी मैं पढ़ा लिया। और INC6 किसके लिए होता है? जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। क्लियर है ये? पेज 33 लिखा पड़ी हो गया सबका? जाए उधर, पेज नंबर है 33। एकदम कॉमन सेंस लगा के धीरे धीरे सोच के बोलो, ठीक है? सबसे पहला कन्वर्जन क्या है? आप ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो कन्वर्जन का पहला स्टेप क्या होता है? चेंज द मोआ ओवा। स्टेप नंबर 1, मोआ ओवा चेंज करने के लिए क्या पास होता है? एसआर। ओपीसी एसआर कैसे पास करेगा? अंडर सेक्शन 122, मतलब वही मिनट उठा के एंटर द रेजोल्यूशन, डेट, साइन इट। पॉइंट नंबर 2, ओपीसी अगर प्राइवेट पब्लिक बनेगा तो नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है कि बढ़ाने पड़े, क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर ओपीसी में 1 से 15 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास पहले से ज्यादा डायरेक्टर्स है तब तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और कैपिटल बढ़ाना पड़ सकता है, पर कितना वो पता नहीं, बिकॉज अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब्ड है नहीं, पर लिखना तो पड़ेगा इसे पॉइंट। नंबर 3, कन्वर्जन के लिए आरओसी से पूछना पड़ेगा कि नहीं? यू विल फाइल एन एप्लीकेशन, छक्का, INC6। तो INC6 नया मोआ ओवा सब आरओसी को जमा करोगे, और वो हीरो आरओसी अपने को पलट के क्या दे देगा? 4 नंबर, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हो गया ना सिक्वेंशियली 4 पॉइंट्स? ग्रेट। संग संग प्राइवेट कंपनीज को भी एक मौका है कि वो ओपीसी में कन्वर्ट हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी डायरेक्टली ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, प्राइवेट डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है? प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या? चेंज द मोआ ओवा बाय पासिंग। अब प्राइवेट कंपनी तो एसआर पास करेगा ही, उस पर थोड़ा बोलोगे एंटर। प्राइवेट कंपनी तो 2 या 2 से ज्यादा मेंबर होते ही हैं, तो वो एसआर पास करेगा। पॉइंट नंबर 2, जितने भी मेंबर्स और क्रेडिटर्स हैं उनसे क्या लेना पड़ेगा? एनओसी। जब बड़ा कंपनी छोटा होता है तो दैट्स अ टेंशन, और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को चिंता किसकी है? क्रेडिटर्स की। तो टेक एनओसी फ्रॉम देम। और प्राइवेट कंपनी में क्या है कि आपके मेंबर्स 2 या उससे ज्यादा थे, जबकि ओपीसी में तो 1 ही होगा, तो बाकी मेंबर को अपना शेयर सरेंडर करना पड़ेगा। तो वो लोग भी एनओसी दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो एनओसी ले लो। थर्ड, फाइल एप्लीकेशन विद आरओसी INC6, न्यू मेमोरेंडम, न्यू आर्टिकल्स, एनओसी की कॉपी, डिक्लेरेशंस, एंड आरओसी पलट के अपने को क्या देगा? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर 1 का रिविजन। मुझे कुछ 1 घंटे 33 मिनट लगे हैं चैप्टर 1 को रिवाइज कराने में, ठीक है? और तुम्हारे सामने पूरा बुक दिखा के रिवाइज कराया कि नहीं? ये पूरा चैप्टर कर सकते हैं, मतलब संभव है। आई विल गिव अ ब्रेक, ठीक है? एक ब्रेक दे रहा हूं मैं 15 मिनट का, उसके बाद हम लोग मिलेंगे और हम करेंगे। ये देखो तो एक बार कितने पन्ने का है पहला? अरे यार, पहला चैप्टर कितने पन्ने का था? 34। दूसरा कितने का? ये तो आराम से होगा। तो मैं ब्रेक के बाद चैप्टर 2 यानी कि सेक्शन 8 कंपनी कराऊंगा। तो 15 मिनट्स ब्रेक, विल मीट एंड देन विल डू सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है?